हेलो गाइस, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम पेपर कोड है PS04 पॉलिटिकल साइंस। भारतीय राजनीति एक पर्ची का विषय है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो VMO कोटा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, पथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? पथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, एक पथ निरपेक्ष राज्य जिसके धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है वह है जहाँ सरकार किसी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देती है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान से क्या समझते हैं? लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, लिखित संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के मौलिक कानूनों, राजनीतिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है। यह एक संगठित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है और आमतौर पर एक ही दस्तावेज या दस्तावेजों के संग्रह के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर प्रतिबंध न्यायपालिका का अर्थ है एक ऐसी न्यायपालिका जो कानूनों और संविधानों की व्याख्या करके सत्ता में सरकार की नीतियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसलों और नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय सरकार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण अवलोकन को परिभाषित कीजिए। तो तरह न्यायपूर्ण अवलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की सैद्धांतिकता की जांच करती हैं। यह कानून, यदि कोई कानून कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे शून्य और असामान्य घोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो उत्तर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह संशोधन 1976 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। भारत में कौन दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए? कौन कौन से दल हैं? तो उत्तर द्रविड़ मुनेत्र कझगम और तेलुगु देशम पार्टी TDP। द्रविड़ मुनेत्र कझगम DMK यह तमिलनाडु और पुडुचेरी में क्षेत्रीय दल है। तेलुगु देशम पार्टी TDP यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय क्षेत्रीय दल है। लेकिन है, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता, जिसे सांप्रदायिकवाद भी कहा जाता है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक या जातीय समूह के बीच विभाजन और शत्रुता को बढ़ावा देती है। एक ऐसी भावना जिसमें एक व्यक्ति अपने धार्मिक या जातीय समूह को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है और उनके बीच भेदभाव करता है। यह अक्सर राजनीतिक लाभ या सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सामाजिक अशांति और हिंसा हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष हित उद्देश्य मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए सरकार अन्य निर्णय लेने वाले निकायों का दबाव डालते हैं। यह समूह अक्सर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा वर्दी करने के लिए काम करते हैं। वे राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है खंड बैग है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य की तुलना कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ की और कार्य की तुलना कीजिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य की तुलना। भारत की संसद में 2 सदन है। लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उचला सदन है। दोनों सदनों की अपनी विशेष शक्तियाँ और कार्य हैं। लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें निर्वाचन होता है। निर्वाचन लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। शक्तियाँ देन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा का बहुमत सरकार के गठन और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आगे राज्यसभा निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। शक्तियाँ राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे कि संविधान संशोधन में भूमिका। राज्यसभा में पारित विधेयक लोकसभा में भेजे जाते हैं और दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही कानून बनते हैं। मुख्य अंतर है देन विधेयक यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सदस्यता लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रपति के पास कर्मचारी, विधायिक, न्यायिक, सैन्य, वित्तीय, आपातकालीन शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और संघ की सभी कार्यपालक शक्तियाँ उन्हें निहित होती हैं। इस स्थान में कार्यकारी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। वे भारत के न्यायवादी राज्यों के राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति संघ के सभी कार्यपालक कार्यों को अपने नाम से कराते हैं। वे भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय हमलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजपूतों को मान्यता प्रदान करते हैं। विधायी शक्ति क्या है? विधायी शक्ति राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं कि वे सदन को संबोधित करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि संसद सत्र में नहीं। न्यायिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति को समाधान, प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। वे किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करा सकते हैं, इसकी सजा कम कर सकते हैं या उसे स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श कर सकते हैं, लेकिन परामर्श बनाने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सैन्य शक्ति क्या है? राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वे युद्ध घोषित कर सकते हैं
या समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति सेना के प्रमुख की नियुक्ति करती हैं। राष्ट्रपति सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति वार्षिक बजट के संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे भारत के शिक्षित नीति के व्यय को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जा सकता है जब देश की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। राज्य आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम न कर रही हो। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो, तब आपातकाल शक्तियाँ का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? तो भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है। पहले चुनौतियाँ, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शिता निष्पक्षता बनाए रखना। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI को स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियाँ और कार्य को सही तरीके से उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है धन बल और बाहुबल का प्रभाव। चुनाव में धन और बाहुबल का उपयोग एक बड़ी चुनौती है जो चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। आदर्श आचार संहिता MCC का पालना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालना सुनिश्चित करना एक चुनौती है जिससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। चुनाव मशीनरी की निगरानी और प्रबंधन। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी की निगरानी कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटन में विवाद। राजनीतिक दलों में को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए संबंधित विवाद एक चुनौती हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन के 3 तरीके बताइए। भारत के संविधान संशोधन के 3 तरीके बताइए। भारत के संविधान संशोधन के मुख्य 3 तरीके हैं। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। तो पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में कुछ प्रावधानों का संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत संशोधन के पक्ष होना चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत संशोधन के पक्ष होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें सदन की कुल सदस्यता को बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन शामिल है। अगला है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। कुछ प्रावधान और विशेष रूप से जो संघीय ढांचे संबंधित हैं को विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समूह कोई 4 चुनौती का नामोल्लेख कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समूह कोई 4 चुनौती का नामोल्लेख कीजिए। जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समूह कोई 4 चुनौतियाँ जिसमें से 4 प्रमुख हैं।
भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक असमानता, आतंकवाद। पहला है भ्रष्टाचार। में भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति और प्रशासन का एक प्रमुख अंग बन गया है, जिससे सरकारी योजना और संसाधन का दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी में भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है। भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक असमानता। भारत में जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर सामाजिक असमानता मौजूद है, जिससे सामाजिक न्याय और असमानता की प्राप्ति में बाधा आती है। आतंकवाद। आतंकवाद विशेष रूप से नस्लवाद और उग्रवाद भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को भूमिका को समझाइए। तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वे सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तार में सरकार और जनता के बीच कड़ी। सरकार और जनता के बीच कड़ी। राजनीतिक दल जनता की राय को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की नीतियों का जनता तक चुनाव की प्रक्रिया की भागीदारी में। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामित करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, मतदाताओं को संगठित करते हैं। नीति निर्माण। राजनीतिक दल के नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करना। राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूह को एक साथ लाने और उनके बीच संवाद को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र को मजबूत करना। कैसा करते हैं? लोकतंत्र को मजबूत करना। राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे सत्ता का दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अन्य भूमिका में जनता को शिक्षित करना। जनता को शिक्षित करना। राजनीतिक दल जनता को शिक्षित मुद्दों और नीतियों के बारे में शिक्षित करते हैं। विपक्ष भूमिका क्या है? राजनीतिक दल सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं, वैकल्पिक नीतियाँ पेश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना कैसा है? तो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। सामाजिक परिवर्तन के बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति की विवेचना कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति विवेचना। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है। कार्यकारी शक्तियों का दायित्व उसी पर होता है। राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद 60 के अनुसार संविधान और कानून का संरक्षण और सुरक्षा और बचाव करना है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख केवल 4 अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 74, 75, 76, 75, 78 और 367 में किया गया है। प्रधानमंत्री महारानी की सरकार के नेता होते हैं और अतः सरकार की नीतियों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्रिटिश सरकार के प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के कामकाज के देखरेख के लिए जिम्मेदारी होते हैं। राष्ट्रपति सरकार के सदस्यों का चुनाव करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार के मुख्य कार्यकारी होते हैं और देश की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य में मुख्य कार्यकारी है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुख्य कार्यकारी होते हैं और नीतियों का निर्माण कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके विभागों का आवंटन करते हैं। संसद का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल से नेतृत्व करते हैं। सरकार की नीतियों का सदन में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के सलाहकार।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं, केंद्र सरकार के कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री की विशेषताएं। प्रधानमंत्री की विशेषताएं कार्यकारी शक्तियां और नीति निर्माण। कार्यकारी शक्ति में प्रधानमंत्री के पास महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार के कामकाज को निर्देशित करती हैं। प्रधानमंत्री नीतियों के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार की प्राथमिकता तय करती है। यह नीति निर्माण में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विवेचन कीजिए। पंचायती राज संस्था PRIS ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह संस्था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देती है, ग्रामीण आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं और विकास योजना के समुदाय की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने में मदद करती हैं। पंचायत राज संस्था की ग्रामीण विकास में भूमिका। स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज संस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करती हैं। वे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और विकास योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या है? जन भागीदारी पंचायती राज संस्था ग्रामीण आबादी को विकास में शामिल करती हैं और लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और विकास योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विकास योजना में क्रियान्वयन। विकास योजना में क्रियान्वयन क्या है? पंचायती राज संस्था विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और बाल विकास जैसे क्षेत्रों में विकास परियोजना को लागू करती हैं। वित्तीय सशक्तिकरण। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वे विभिन्न करों, शुल्कों और अन्य स्रोतों के आय अर्जित करती हैं। विभिन्न विकास परियोजना के लिए धन जुटाती हैं। सामाजिक आर्थिक विकास। पंचायती राज संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास परियोजना को लागू करके ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करती हैं। महिला सशक्तिकरण। पंचायती राज संस्थाओं में महिला की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण विकास में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही। पंचायती राज संस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इससे भ्रष्टाचार को कम करने और विकास कार्य में अधिक दक्षता लाने में मदद करती हैं। इसमें भ्रष्टाचार को कम करने और विकास को में अधिक क्षमता लाने के लिए मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचायकता व्यक्ति हैं। संविधान के मार्गदर्शन सिद्धांतों को मूल्यों की रेखांकित करती हैं। जो संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूल मूल्यों का रेखांकित करती हैं, यह भारत के एक प्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती हैं। वे अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये व्यापक विस्तृत दस्तावेज हैं जो सरकार के स्वरूप, नागरिकों को अधिकारी करते हुए और देश के शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के कुछ मुख्य विशेषता क्या हैं? मुख्य विशेषता है लिखित विस्तृत संविधान। लिखित है विस्तृत संविधान है, जिसमें भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के विभिन्न अंगों, उनकी शक्तियों, कार्यों और नागरिकों के अधिकारों को कर्तव्यों को विस्तृत रूप से बताता है। कठोर और लचीला संविधान। संविधान संशोधन करना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल। यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है।
संघीय और एकात्मक विशेषता का मिश्रण। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। हालांकि इसमें कुछ एकात्मक विशेषता भी हैं, जैसे कि मजबूत केंद्र सरकार और एकल नागरिकता। संघीय सरकार संसदीय सरकार है। भारत में संसदीय सरकार प्रणाली जिसमें संसद सर्वोच्च होती है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। मौलिक अधिकार में संविधान नागरिकों का 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों में संविधान नागरिक का 10 मौलिक कर्तव्य भी प्रदान है, जो देश के प्रति उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का समान रूप से माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्यों का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप माना जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान के एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो संविधान और कानूनों की व्याख्या करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो। अगला सुना, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर भारतीय राजनीति के परिदृश्य में कई मुद्दे हैं जो देश के विकास, लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। इसमें भ्रष्टाचार, अपराध, सांप्रदायिकता, सामाजिक आर्थिक असमानता से जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, राजनीतिक दलों की भूमिका, मीडिया का प्रभाव भी भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भ्रष्टाचार भारत में एक प्रमुख समस्या है, जो शासन के पारदर्शिता और जवाबदेही का क्रम है। यह विकास प्रयोजनों में देरी, संसाधन का दुरुपयोग और सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अपराधीकरण। राजनीति में अपराधीकरण एक और चिंता का विषय है। कई राजनेता आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और यह चुनाव प्रक्रिया को दूषित करता है, कानून के शासन को कमजोर करते हैं। आगे सांप्रदायिकता। भारत एक विविध देश है, लेकिन सांप्रदायिकता अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें सामाजिक विभाजन और संघर्ष हो सकता है, देश की एकलता और अखंडता के लिए खतरा है। सामाजिक आर्थिक असमानता। भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है और अमीर और गरीब के बीच खाई लगाकर बढ़ रही है। इससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में अक्सर तनाव रहता है। यह नीति का कार्यान्वयन और विकास योजना का बाधा उत्पन्न कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का सही वितरण, सहयोग आवश्यक है। राजनीतिक दलों की भूमिका। राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उनकी भूमिका हमेशा सकारात्मक नहीं होती है। कुछ दलों में आंतरिक लोकतंत्र में कमी होती है और वे अक्सर व्यक्तिगत पार्टी हित, राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं। दलों को अपनी भूमिका को मजबूत करने और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की आवश्यकता है। मीडिया का प्रभाव। मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता है। मीडिया निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और
और राजनीतिक दलों और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मीडिया को सनसनीखेज खबरों से बचाना चाहिए। जनता को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन मुद्दों के अलावा भारत में राजनीतिक संस्कृति, चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक राजनीति आंदोलन का भी भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं में ध्यान में रखने हुए भारत में एक मजबूत जीवित लोकतंत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला है, पिछड़े हुए वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। पिछड़े हुए वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो पिछड़े वर्गों की आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय, असमानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 के में उल्लेखित है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान करती हैं। आरक्षण की आवश्यकता। ऐतिहासिक अन्याय में सदियों से कुछ वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से हासिल पर रखा गया है। आरक्षण इन वर्गों को समानता के अवसर प्रदान करने का एक साधन है। सामाजिक न्याय। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है ताकि सभी नागरिक को समान अवसर मिले। समानता। यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक असमानता का कम करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण। ओबीसी आरक्षण में 27% आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जाता है। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया था। क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में क्रीमी लेयर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत ओबीसी को आरक्षण के दायरे में बाहर रखने के निर्देश दिए। सार्वधानिक दर्जा 2002 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें ओबीसी के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। आरक्षण के लाभ। सामाजिक गतिशीलता। आरक्षण से वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक रूप से ऊपर उठने की मदद मिलती है। समान अवसर। सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, भले ही वे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सामाजिक न्याय यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है। आरक्षण चुनौती कौन कौन सी है? क्रीमी लेयर की पहचान करना एक चुनौती है। आरक्षण का दुरुपयोग भी एक चुनौती है। अनारक्षित वर्ग का विरोध। आरक्षण का विरोध अनारक्षित वर्गों द्वारा किया जाता है। इसका निष्कर्ष है आरक्षण ये जटिल मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष में मजबूत तर्क हैं। हालांकि यह स्पष्ट कि आरक्षण वंचित वर्गों को उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, राजस्थान में चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाले कई तत्व हैं, जिसमें जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक दलों की भूमिका प्रमुख है। इससे अतिरिक्त मतदाताओं के पार्टी निष्पक्षता, चुनाव प्रचार और व्यक्तिगत प्रभाव की भूमिका निभाते हैं। अगला पहला है जाति और धर्म में राजस्थान में जाति और धर्म चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाट, गुर्जर, राजपूत, मीणा, ब्राह्मण जैसे विभिन्न जाति का राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव है। विभिन्न जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण देखा जाता है, खासकर चुनाव के समय।
आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? राज्य के आर्थिक स्थिति और विकास दर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। निर्धनता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों को में आर्थिक विषमता भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती पेश करती हैं। क्षेत्रीय पहचान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र की विशिष्ट पहचान रखते हैं जो चुनावी को राजनीति को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में भी किसी विशेष दल नेता को प्रभावित अधिक होता है। क्षेत्रीय भावनाओं को बुनने के लिए राजनीतिक दलों विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप व्यू में कोटा के संबंधी सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। राजनीतिक दल और नेतृत्व। राजनीतिक दलों के विचारधारा, नीतियों, संगठन राज्य की चुनौतियाँ राजनीति को प्रभावित करते हैं। पार्टी नेतृत्व का व्यक्तित्व, लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न दलों के बीच गठबंधन और चुनावी समझौतों भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। अन्य कारक। मतदाताओं को पार्टी निष्पक्षता, चुनाव के प्रचार, व्यक्तिगत प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी चुनावी राजनीति में प्रभावित करते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुरक्षा की स्थिति भी मतदाताओं के फैसला प्रभावित करते हैं। और सोशल मीडिया भी का प्रभाव बढ़ रहा है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास भी एक बार जरूर देखें। पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड है PS04 की पिछली क्लास भी जरूर देखें। ये पिछले मॉडल पेपर सोल्यूशन है, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। एक बार सभी क्लासेस जरूर देखें और आगे से आगे जरूर शेयर करें। कमेंट, लाइक, शेयर